हेलो बच्चों। आई होप सबका नीट का पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर हम केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करें तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो है ना तो बहुत ज़्यादा इजी था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। एक अच्छी एग्जॉस्टिव स्टडी इज मैंडेटरी फॉर दिस पेपर। ठीक है। हम केवल और केवल ये सोच के कि हमने एनसीईआरटी करके हम चले जाएंगे, दैट इज नॉट ट्रू। इट मे हेल्प यू इन फ्यू क्वेश्चंस बट यू नीड अ गुड थरो स्टडी with practice of all the chapters that is there in chemistry. पेपर वॉज वेरी बैलेंस्ड। ठीक है। और जो पेपर था उसमें एक अच्छा पोर्शन फिजिकल का भी था, ऑर्गेनिक का भी था और इनऑर्गेनिक का भी था। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है। तो हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं पूरा पेपर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन एंड ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का पेपर दिया है इस साल, and in addition to those students who will be giving the NEET in the next year to 2024 and 2025 must watch the solution to these problems. ठीक है। Because it will give you an idea that what kind of level, what kind of question and what is the फ्रेमवर्क ऑफ माइंड ऑफ एग्जामिनर जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है। तो पेपर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड यू कैन सी द वीडियो कंप्लीटली टू नो द एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो इट सेज दैट द रिलेशन बिटवीन द एन एम, दैट इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हमें पता है कि अगर हम L की वैल्यू का एनालिसिस करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L जाती है एंड दैट इंक्लूड जीरो ऑल्सो। अगर L की वैल्यू जीरो है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन वैल्यूज होती हैं। इट इज L की वैल्यू जीरो है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू, एज यू नो इट इज जीरो। अगर L की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल हैव थ्री वैल्यूज -1, 0 एंड +1, and if L is equal to 2 there will be five values, that is -2, -1, 0, it is +1 and +2। ठीक है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू L की वैल्यू हम ऑप्शन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करें, लेट से L की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो 0 पुट करने पे nm -1/2 is indicating that nm की वैल्यू क्या आती है 1। It is indicating the permissible value of the magnetic quantum number is only 1, that is 0। अगर आप यहाँ पर L की वैल्यू को 2 रखते हो तो it comes out to be nm -1/2 and nm is equal to 3, which means three possible values of magnetic quantum numbers, that is -1, 0 and +1। ठीक है। तो इट्स बेटर कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करें तो आप ऑप्शन से ही आगे बढ़ते रहें टू गेट योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ वन इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके बाद बोला गया सेकंड क्वेश्चन सेज अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस बिहेव एज लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज which have the presence of the vacant orbitals. They can accept electron and they are said to be Lewis acid. A very common Lewis acid we are having is boron trifluoride, and being a Lewis acid, the reason being it has incomplete octet, as you know, or because it is behaving as a Lewis acid, it can of course can react with the Lewis bases also and can result in the formation of BF4-। ठीक है ना। और अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? दैट इज द सेकंड ऑप्शन। H2O, OH- and NH3 are not the Lewis acid. They have the presence of unshared electron pair and they have the presence of lone pair of electron on the central atom.
ड्यू टू विच दे आर एक्चुअली नॉट लुईस एसिड, दे आर लुईस बेस। कभी भी लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन अगर होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेकिंग प्लेस which is directed from the donor atom to the acceptor atom. Therefore, the correct answer for this particular question is the second option. ठीक है? After this, we move on further to question number third in this case. Question number third में आपसे हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, और हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कहा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को देखें, इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना? हेवी मेटल ऑक्साइड्स जो कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कुछ एफ ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? It is in the metallurgical portion we say that hydrogen, carbon monoxide and carbon, these all are reducing agent which are used for the reduction. In case of tungsten oxide, when we do the reduction with hydrogen, it forms tungsten. Is that thing clear? Heavy water is used to study the reaction mechanism. This is also the correct statement. In the Cannizzaro reaction, always we do the analysis using the heavy water, that is D2O, that is there. तो ड्यूटेरियम एटम और हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस को देखते हुए हम रिएक्शन के मैकेनिज्म का एनालिसिस करते हैं when we discuss the reaction mechanism. In the C part, it is saying कि hydrogen is used to make saturated fats from oils. It's a very common reaction where we say कि हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं और ऑयल्स को इन प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजनेट करके उसे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? In addition to this, the D option says the HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atoms of any element. हमें पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। क्योंकि एचएच की बॉन्ड लेंथ कम होती है इसीलिए एचएच की बॉन्ड एनर्जी काफी हायर होती है। इट इज 436 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट वी आर हैविंग ओवर हियर। ठीक है ना? एंड आफ्टर दिस इट इज सेइंग दिस इज द डी स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट इज देयर, is lowest as compared to, this is a false statement, sorry, this is a false statement. E part को चेक करें तो इसमें कहा गया है कि हम ये चीज कैसे, आपसे पूछा गया था which of them are incorrect statement, और हम ऑलरेडी ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि A, B और C जो है they are the true statement over here. ठीक है ना? तो जिन ऑप्शंस में A, B और C होगा, कोई भी होगा, तो वो आंसर नहीं हो सकते जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है ना? हम एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करते रहे इस तरीके के क्वेश्चंस में, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस में। और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ टंगस्टन आल्सो, एंड देयरफॉर डी एंड ई और दूसरे मेटल ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर पाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर D और E जो हैं दे आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड देयरफॉर सेकंड ऑप्शन स्टैंड्स टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. After this we move further. In this case the question is saying about which of the following statement is correct statement. This is the question which says that all यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले बोल रहा है कि all enzyme that utilizes adenosine triphosphate in the phosphate transfer require it is using calcium as a cofactor. This is an incorrect statement over here. ठीक है ना? This is an incorrect statement we are having. It is actually magnesium is taken as the cofactor in this case. ठीक है ना? So that's why the first statement stands to be the incorrect statement over here. इसके बाद बोला गया है कि बोन के बारे में बताया गया
कि bone in the human body is an inert and unchanging substance. This is an incorrect statement. Bones जो है हमें ऐसा लगता है कि वो inert और unchanging substance हैं, but they are metabolically active substance. Bone tissues जो होते हैं वो constantly broken down होते हैं, ठीक है ना, and by downsizing containing cells in this case, ठीक है ना. तो ये कहना गलत है कि ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं दे आर इनर्ट, ठीक है ना, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंस वी आर हैविंग. थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि मैग्नीशियम प्लेज एन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन. इट इज एक्चुअली द कैल्शियम दैट प्लेज द रोल्स इन दिस केस, ठीक है. तो पहली तीन स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी हैं कि तीनों की तीनों गलत स्टेटमेंट हैं. इसीलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट होगी दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो. द डेली रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स वहां पर दिया हुआ है, यहां पर उसने ग्राम्स के टर्म में पूछा है. अप्रोक्सीमेटली 270 से 300 मिलीग्राम की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, जो कि 0.3 ग्राम की टर्म में यहां पे बताई गई है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी द फोर्थ वन. आफ्टर दिस इट इज सेइंग होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें लिगेंड्स जो प्रेजेंट हैं वो सेम, ठीक है ना. सो व्हाट डज दैट मीन? इफ आई से FeCN6, it is 4-. It contains only the cyanide. So it is a homoleptic complex we are having. If I consider CuNH3 2+, what is this kind of complex ion? It is again homoleptic because it contains ammonia linkages in this case. ठीक है. अगर मैं कंपाउंड लिखता हूं CONH3 BrSO4, तो इसमें अमीन लिगेंड भी हैं और ब्रोमिडो लिगेंड भी हैं, इसीलिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इट विल बी द फोर्थ वन, बिकॉज इट इज सेइंग दैट वी आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स K3AlC2O4 whole thrice potassium trisoxylato aluminate. That is the example of the complex that is homolaptic containing only oxalato ligand. फर्स्ट ऑप्शन में अमीन भी है, क्लोरिडो भी है. सेकंड ऑप्शन में अमीन भी है, कार्बोनेटो भी है. थर्ड में अमीन भी है, एक्वा भी है. इसीलिए एक से ज्यादा लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे तो इट विल नो लॉन्गर रिमेन होमोलेप्टिक, इट बिकम्स अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ओवर देयर. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड दिया गया है, कीटो ग्रुप दिया गया है, यहां पर भी कीटो ग्रुप है, एंड वी आर यूजिंग जिंक अमलगमेटेड एंड HCl. What is zinc amalgamated in HCl? It is a reducing agent. It is causing the Clemmensen reduction. और कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट होंगे? एल्केन्स में कन्वर्ट होंगे. We should know that C double bond O in presence of zinc amalgamated complex, they form this product as alkane. Normal reducing agent lithium aluminium hydride, sodium borohydride वगैरह लेते हैं, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? They result in the formation of अल्कोहल्स. बट यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटो ग्रुप रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होंगे? एल्केन्स में कन्वर्ट होंगे. बेंजीन के डबल बॉन्ड will remain unaffected in this case, and therefore we say that the correct option is the one where it is forming alkanes on both the side. That indicates that the fourth option is the correct answer over here. Question number 7 says you have been given a diazonium salt, Sandmeyer reaction is being done, और यहां पर क्या बनता है प्रोडक्ट? इट फॉर्म्स द ब्रोमोबेंजीन इन दिस केस. मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा? इट विल फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. वी आर हैविंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट एज बेंजीन. इन दिस केस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्चुअली बिहेविंग एज द बेस. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7
The correct answer to this is the first one, where Grignard reagent behaving as a base. Question number 8 is a very simple one. It is N2 molecule के लिए MOT थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s तो रहता ही है, उसके बाद पाई 2px पाई 2py में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो overall for those molecules or ions which are having less than 14 electron, we should say the correct answer to this is the fourth one in this case. ठीक है। Question number 9th is saying that rate is equal to K concentration of A का square into B. Concentration of A के लिए कहा गया कि वो ट्रिपल कर दिया गया, तो अगर ये ट्रिपल कर दिया गया तो it becomes 9 times, the rate becomes 9 times of its final value, and we can say that the correct answer to this is second option. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको पता है कि एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी की, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और किसी भी गैल्वेनिक सेल की जब हम बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में हम ये बात कह रहे होते हैं कि कोई सेल तब स्पॉन्टेनियस होगा जब ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव होगा। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल इट इज नेसेसरी कि हम ये कहें कि उसके लिए ई ऑफ द सेल पॉजिटिव हो और डेल्टा जी नेगेटिव हो, और ये इक्वेशन बता रहा है कि ये एन पे डिपेंड करता है, और अगर एन पे डिपेंड करेगा इसका मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and E of the cell is of course an intensive property, or delta G is an extensive property, and that means both the statements are the correct statement and is also the correct explanation to this in this case. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, हम लोग जब हेलोजन डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो वहां पर इस बारे में बोलते हैं कि दैट देयर कैन बी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, विनाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड क्या होते हैं? ये एलाइल हैलाइड होते हैं, एलाइल क्लोराइड है। तो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर हेलोजन है, तो इसीलिए ये किस तरीके का हैलाइड हो गया? दिस बिकम एलाइलिक हैलाइड in this case, and therefore the correct answer to this is the second option in this case over here. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि which among the following molecule on polymerization is forming neoprene. नियोप्रीन एक रबर है जो कि क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। क्लोरोप्रीन is 2-chloro-1,3-butadiene, so it is a fact-based question which undergoes polymerization, and we observe that in this case this is the repeating unit that is formed in case of neoprene, and this is the polymer that is formed over here. ठीक है ना? तो इसीलिए the correct answer to this is the first answer. इसके बाद this is a very common reaction, ठीक है ना? अल्कोहल की रिएक्शन है, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अल्कोहल के बैक पेज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अगर HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होना चाहिए इस अल्कोहल में? वी शुड से कि ये जो एसिड है वो OH ग्रुप को प्रोटोनेट करेगा। देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस, इट फॉर्म्स अ कार्बोकटाइन ओवर हियर, एंड दिस कार्बोकटाइन undergoes the rearrangement over here, और जब वो rearrange होगा तो what it will form? It will form this as the tertiary carbocation, a more stable carbocation, और Br minus के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा? It is forming the product as the fourth option, that is CH3 CBr CH2Br. This is the correct answer for this one. Question number 14th में आपको दिया गया कि solution is centimolar, that means the concentration is given to you, it is m/100, and conductivity of the solution is given as 0.0210, it is ohm inverse centimeter inverse.
and the resistance is also given to you as 60 ohms, because of which the conductance is equal to 1 by 60. तो K is equal to किसके बराबर होता है? It is G into L by A over here, and L by A is called as the cell constant in this case. हमें L by A ही निकालना था. It is 0.0210 और upon G करेंगे, so this will give the answer, that is 0.0210 multiplied by 60 will give you the answer as 1.26 centimeter inverse. Therefore second option will be the correct answer for this. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दो कॉलम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहा है कोक के बारे में, डायमंड के बारे में, फुलेरीन के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में. आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में होती तो आप इसको सही अटेम्प्ट करोगे. हमें अगर जो कि बहुत कॉमन एलोट्रोप है डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो डायमंड के लिए पता है कि कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. हर कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम के साथ लिंक होता है, इसीलिए डायमंड के कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो हम कह सकते हैं कि यहां पर डायमंड जो है, जो बी पार्ट है वो किसके साथ मैच करता है? इट मैचेस विद द फर्स्ट पार्ट. इसका मतलब ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते. ठीक है ना. एंड ग्रेफाइट को हम कैसे यूज करते हैं? एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं. तो डी का पार्ट क्या होगा? सेकंड होगा. दैट कंफर्म दैट द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ऑफ कोर्स जो कोक है कार्बन है, कार्बन की जो फॉर्म है वो हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. और फुलेरीन C60 जो कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, इट हैज द केज लाइक स्ट्रक्चर. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज द सेकंड पार्ट इन दिस केस. The element expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration: F, F minus, Na, Na plus, N, N3 minus and O2 minus. ठीक है ना. और अगर हमें साइजेस का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली N3 minus is greater in size as compared to O2 minus, then is F minus and then is Na plus, knowing the fact कि अनायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कटाइन. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो प्राइमरी अमीन दे रहा है एज अ प्रोडक्ट. CH3CN जो है वो रिडक्शन करने पर अमीन देता है, प्राइमरी अमीन देता है. इट फॉर्म इथाइलमीन इन दिस केस. एसिटामाइड के रिडक्शन से भी क्या मिलता है? वी गेट इथाइलमीन. दिस इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन फॉर्मिंग मिथाइलमीन. और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी अमीन मिलता है, इसीलिए हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन होगा. ठीक है. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरिडीन. पाइरिडीन के स्ट्रक्चर और फॉर्मूला होता है C5H5N. तो यहां पर ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर इट इज हैविंग एंड दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं हमें? द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू कितनी है? 11. ठीक है ना. इसीलिए 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के भी का ये यहां पर प्रेजेंट है ये सारे, और बाकी इन CH के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है. नाइट्रोजन के साथ कोई और एटम नहीं है. ठीक है ना. इसीलिए द करेक्ट आंसर टू दिस इज, इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 11, पाई बॉन्ड इज 3, 11, 3, 1. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने गलती करी है, और वो गलती इस सेंस में है कि आप लोगों को ये तो पता था कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है. सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो पेंटोज शुगर है,
pentose sugar is bonded to the heterocyclic base, substituted purines और substituted pyrimidines, ठीक है. बट फिर 5' पोजीशन में वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है, ठीक है ना कि वो अटैच होता है किसके साथ, फॉस्फोरस एसिड के साथ, ठीक है ना. दैट मेक्स द सेकेंड स्टेटमेंट टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो एज पर दिस we will say that the second statement is the correct answer for this. Question number 20th is a reaction of aldehydes and ketones, cyanohydrin formation. Carbonyl compounds are forming the product as OH and CN. और इसमें क्या होगा, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन होगा तो पहले तो यहाँ पे OH साइनो ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाएगा COOH में, and thereafter it will undergo the dehydration and forming the product as carboxylic acid like this, and therefore third option will be the correct answer in this case. Question number 21st जो based है, it is based on the, we will say that it is based on the inert pair effect, जिसमें कि हमें पता है कि आपसे बोला गया विच ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट रिलेशनशिप. तो थैलियम आयोडाइड जो होगा वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू थैलियम I3, क्योंकि हम जब बोरोन फैमिली के बारे में बात करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, boron family shows two types of oxidation state, that is +1 and +3, and the stability of the higher oxidation state decreases down the group and the stability of the lower oxidation state increases down the group. That makes thallium to be having the +1 oxidation state to be more stable as compared to TlI3. That makes the third statement to be the correct statement over here. Okay? After this you have been asked about the in this case you have been asked about the tranquilizers, ठीक है ना. अगर हम ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इन दिस केस बेसिकली ये एक थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ठीक है ना. जो यहाँ पे मैप्रोबेमेट दिया हुआ है दैट इज बेसिकली यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एंजाइटी, ठीक है ना. और वेरोनल जो दिया हुआ है, वेरोनल जो होता है बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव, ठीक है ना. इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, ठीक है ना. And it is used for treating the hypertension and depression. So it is hypnotic and it is used for inducing the sleep. That's why veronal is the correct answer for this particular question. इसके बाद क्वेश्चन 23rd है, that is based on Henry's law. हमें पता ही है ऑलरेडी कि हीलियम जो है उसको हम यूज करते हैं and it is saying helium has high solubility in O2. That is basically the incorrect statement, and that is the reason why we say that the first statement is a true statement and the second statement is the false statement over here in this case. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो लाइमस्टोन की रिएक्शन दे रखी है, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं. इट इज 20 ग्राम and it is 20% of it. So we are saying that it is equal to 4 gram of calcium carbonate has been taken. 4 divided by 100 is equal to 0.04 moles of calcium carbonate, which will also give 0.04 moles of, that is CO2 in this case. And if I calculate the mass of CO2, it is 0.04 into 44, it is 4 this, and this is equal to 1.76 gram. Therefore, the first option will be the correct answer in this case. Question number 25th को अगर हम देखते हैं जो कि Lassen test पर based है. Lassen test is basically the topic that we do in the organic chemistry for the identification as a qualitative analysis for the presence of the element in the organic compound. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, हमें पता है कि सोडियम जो है वो बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है, इट इज रिएक्टिंग विद C+N+S करके NaCNS फॉर्म करता है, ठीक है ना. और अल्टीमेटली ये फॉर्मेशन होता है FeSCN होल ट्वाइस,
or 2 plus, sorry. So this is third option is the correct answer. So again it is a fact based question for this one. Question number 26 says a reaction can have zero activation energy. It is a false statement and the definition of activation energy is given. Minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold value is also the correct answer. It is called as the activation energy in this case. So the first statement is false and the second statement is true. Third statement is the correct one in this case. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, उसमें B जो है दे आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. इसका मतलब B कहां पर प्रेजेंट है? B आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर्स. और ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4 वी आर हैविंग. ठीक है ना? यू नो दैट देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड. तो A के नंबर्स कितने हो गए? 8/3. So we write the formula as A 8/3 B 4, which can be written as A 8 B 12, or we can write it as A 2 B 3. तो it is saying कि ये अगर AX BY फॉर्म का कंपाउंड होगा तो X की वैल्यू 2 हो गई और Y की वैल्यू 3 हो गई और X plus Y की वैल्यू 5 हो गई. That will be the answer to this particular question. After this, question number 28 is asking about the stability of the copper ions. ठीक है ना? कॉपर आयंस की जो स्टेबिलिटी है उसका जो कारण है वो क्या होता है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी of the copper 2 plus ion, because hydration depends on the charge. It depends on the size. चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, साइज कम होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा. ठीक है ना? सो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles in this case. अगर हम कहें तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. ठीक है ना? 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया 9.1 इंटू 10 to the power minus 31. This is the correct statement. This is the true statement. All the isotopes of the given element, yes. Chemical properties depend on the electronic structures. Isotopes differs only with respect to the number of neutrons. So this statement is a true statement. Protons and electrons are collectively called as nucleons is a false statement. It is protons and neutrons that are collectively called as nucleons. ठीक है ना? तो we can say कि अभी तक हमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट मिली हैं, that is B and C. A और B जिसमें भी होगा वो सॉरी A और D जिसमें होगा वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. ये इनकरेक्ट हो गए. ठीक है ना? तो इट इज B स्टेटमेंट, C स्टेटमेंट and C statement that are correct statement. Therefore the correct answer is the third option in this case. Question number 3 says which among the following option is correct graphical representation of the Boyle's law. आपको पता है बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू K बाई V. अगर P और 1/V में ग्राफ प्लॉट होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है एंड वी गेट आइसोटर्म्स. एंड K वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जितना ज्यादा K होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा K होगा, जितना K ज्यादा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा. सो दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3 एंड वी से दैट θ3 is greater than θ2 greater than θ1 indicates that T3 is greater than T2 greater than T1. Therefore, first option will be the correct answer for this. Question number 31st question is a very basic fundamental question. ठीक है ना? जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करते हैं तो उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डिस्पर्शन फोर्सेस आर बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है बट नॉट द कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज A, B, C, D are the correct answers in this case.
आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट इज CH3COONA. अगर हम NaOH, दिस इज अ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्मिंग मीथेन इन दिस केस. और वी नो दैट मीथेन का 1 मोल का जो मास होता है that is 16 gram. Since we have to take 2 moles of the organic compound, it will be 32 and first option will be the correct answer in this case. Okay. Question number 33rd is saying that which is an example of heterogeneous catalysis. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो केस होगा जिसमें कि हम ये कहेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटलिस्ट हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम फेज. तो हाइड्रोलिसिस होता है शुगर का which is forming glucose and fructose is an example of homogeneous catalysis because it is containing everything to be in the aqueous solution phase. इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा क्योंकि N2 और 3H2 in presence of Fe क्या फॉर्म करते हैं which is there in the solid phase is forming the product as ammonia. ठीक है. Question number 34 says metallic sodium dissolved in liquid ammonia. तो बेसिकली सोडियम क्या फॉर्म करता है? सोडियम फॉर्म करता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन और अमोनिया में क्या फॉर्म होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaNH3X positive ammoniated cation and it form ammoniated electron. It is ENH3Y. This it is because of these ammoniated electron we say that ammoniated electron and ammoniated cation the deep blue color formation takes place and it is paramagnetic because of these electrons. So this is a true statement but the reason is wrong. Okay, the deep blue solution is not because of the formation of amide. Amide formation takes place when this solution is kept for certain period of time. Okay, so statement A is correct and the statement reason given is the false one in this case. Question number 35th, it says the following total number of species which are not having 8 electron around the central atom. So you know that it is AlCl3, it is PCl5, BeCl2 will be the correct answer for this. Hence third 3 will be the correct answer. After this is a reaction based on the oxidation reaction. Tollens reagent has been taken. Tollens reagent will not oxidize the keto group, rather it oxidizes which group over here? It oxidizes the aldehydic group, or aldehydic group will be converted to the carboxylate ion and in this case accordingly the product is formation will take place over here. ठीक है, इसके प्रिंटिंग में कुछ एरर है, आप एक बार चेक कर लेंगे. एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कीटो ग्रुप विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. क्वेश्चन नंबर 37 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देयर आर 4 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैज बीन गिवन. I always advise the students to keep on practicing for the structures of oxy acid. From P block it is the question. परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? HOS डबल बॉन्ड O. देयर इज अ peroxide linkage that is given like this one. This is peroxo disulfuric acid having the formula as H2S2O8. After this, sulfuric acid is having the formula as HOS double bond O OH. Pyrosulfuric acid is oleum which is taking place as H2S2O7 like this. Sulfurous acid is S double bond O, this is OH and this. ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि SOOS लिंकेज अगर किसी में लिख रहा था वो जो पेरोक्साइड लिंकेज है तो
तो ये क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, इसलिए सेकंड और फोर्थ तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हम चेक करें तो सल्फ्यूरिक एसिड की इंफॉर्मेशन सही दी हुई है, इट हैज टू SOH ग्रुप दैट आर देयर, ठीक है, एंड देयर आर 2 SO linkages दैट आर देयर। अगर हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को देखें, सो देयर इज 1 SOS लिंकेज इज ऑल्सो देयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट बिकम्स द फर्स्ट वन। Question number 38 is based on the concept of aromaticity. The presence of 4n plus 2 pi electrons is a Huckel's number. The first one, that is naphthalene, has the presence of 10 pi electrons. This is negative charge. This is having the presence of 6 pi electrons over here. This one is anti-aromatic, have only 4 pi electrons present in it. This is again anti-aromatic, having the presence of 4 pi electrons in this case. So this will also not be the answer. This is also having 8 pi, but it is a non-aromatic species. Okay. The fifth one is again anti-aromatic. I think there is some printing error. So I'm just checking the options. There is one is with a negative charge, एक positive charge के साथ दिया हुआ है. So this is aromatic over here. ठीक है ना, इट हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट आर देयर, और इसमें दिस इज एंथ्रासिन विच इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इट, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ इन दिस पर्टिकुलर केस। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 39, इट इज अ गैस इन सॉलिड सोल, ठीक है। सो फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में जब हम किसी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हीट जब रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट दैट वी डिफाइन। वन वी कॉल एज हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, another we call as heat of the reaction at constant volume. So what happens in this case, what is the equation? It is delta H is equal to delta U, it is plus delta Ng, and this is RT. So delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. For first is the correct answer over here, ठीक है ना। So that is the correct answer in this case. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में डिहाइड्रेशन के बारे में बात हो रही है एसिडिक मीडियम में। ये OH ग्रुप है, इसके रेफरेंस में ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन है, और ये OH ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आंसर होगा क्योंकि इट विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन दिस केस, दैट्स व्हाई इट विल अंडरगो द डिहाइड्रेशन इन दिस वे ओवर हियर। Is that thing clear? So what we can say in this case, the correct answer is this one, that is the first one. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इट इज वन ऑफ द रिएक्शन जिसमें से ईथर में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। HI क्या करता है, इसको प्रोटोनेट करेगा, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं हो सकता। कभी भी अगर एराइल ईथर्स होते हैं तो हमेशा देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड यहीं से टूटेगा, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म CH2I and it will form phenol as the product in this case. Therefore this is the correct answer over here. After this, question number 43rd is again based on the balancing of reaction where dichromate ion is converting to chromium 3 plus. We balance the chromium atom, balance the oxygen atom, balance the hydrogen atom, and then we add electron. Similarly, sulfite ion is getting converted to sulfate ions. We add water molecule to this side, we add 2H plus ion to this side, and 2 electron multiplied by 3. Cancelling the electron, we will get the answer as dichromate ion plus 3 sulfite ions. It is 10 H plus ions, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं,
इन दिस केस जो A की वैल्यू है वो 1 है और B की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। Therefore fourth option will be the correct answer in this case. क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। इट इज द चिलेशन इफेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सेकंड ऑप्शन विच इज कॉजिंग द एंड इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन दिस केस लाइक दिस। इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक सिस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। द चिलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग is going to increase the stability of the coordination complex. क्वेश्चन नंबर 45 में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि एजेस में प्रेजेंट होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/4 रहता है। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट इज देयर, क्योंकि एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन एंड एट द एज सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट है यहां पर, इसको हम सारी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इन दिस केस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, CRO इज बेसिक, CR2 इज एम्फोट्रिक, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। V2O4 dissolve in acids to give V, it is wrong, it gives VO2 plus kind of salts, ठीक है ना, where vanadium is present in +4 oxidation state. So this is an incorrect statement we are having. जब जैसे जैसे वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, V2O3, V2O5, V2O5, यहाँ पे वैनेडियम इज +3, यहाँ पे वैनेडियम इज +4, यहाँ पे वैनेडियम इज +5। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो सी और डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमने यहीं से ही कंक्लूड कर लिया और हम कह सकते हैं कि सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 47, यू हैव बीन गिवन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इसका केसी लिखना होगा, तो वी राइट इट एज सी डी ए बी which is equal to 10 into 6 upon 2 into 3, so that is equal to 10. At equilibrium delta G की वैल्यू 0 है, डेल्टा G नॉट की वैल्यू होती है -2.303 RT, इट इज log of Kc, ठीक है। तो इट इज -2.303 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर गिवन था 300 और log Kc की वैल्यू थी log 10, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। So what we can say in this particular case over here, we can say that the correct answer for this particular question is क्या हो जाएगा, 2.303 into 2 into 300, that is 1381 with a negative sign, तो 47 का आंसर होगा this one। 48, this is the compound we are having, we are doing the reduction of this compound. This is CH3CHO will form CH3CH2OH, ठीक है ना। उसके बाद रिडक्शन डिहाइड्रेशन होगा तो इथीन फॉर्म होगा, HBr के साथ CH3CH2Br शुड फॉर्म, और इसके साथ रिएक्ट होगा तो इट विल बी अंडरगोइंग द वुड्स-फिटिग रिएक्शन एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर। After this, question number 49 is again, it is a fact-based question where it is saying that it is nutrient deficient, but it is nutrient rich over here, taken, and rest is correct. So the first statement is false and the second statement is true, therefore third is the correct answer. And question number 5 is also a very simple reaction based on the reactions of blast furnace over here. You can check the reactions of the blast furnace where the temperature, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, we observe that in the blast furnace what happens, the temperature increases down the blast furnace। सबसे ऊपर जोन ऑफ रिडक्शन होता है, बीच में जोन ऑफ स्लैक फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जोन ऑफ फ्यूजन होता है और सबसे नीचे होता है जोन ऑफ कंबशन,
ठीक है ना. So all these reactions have been given where you have to find out in which case the temperature is observed to be between 900 to 1500 Kelvin. सो आई होप ये जो पेपर का सोल्यूशन हमने डिस्कस करा है ये आपको बहुत हेल्प करेगा. आई विल बी कमिंग विद all the video solutions of the JEE mains paper of April attempt. ठीक है, very soon. ठीक है, तो you can subscribe my channel to get the updates about that particular thing, and all the best for to all the students. Thank you.